कुछ समास ऐसे हैं जिनमें समानता पाई जाती है, उनके समस्त पद समान होते हैं, परंतु किस प्रकार उनमें अंतर स्पष्ट किया जाए, आइए देखते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और बहुव्रीहि की क्या पहचान है कि बहुव्रीहि जिस समस्त पद में न पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान हो, अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो और विग्रह के अंत में वाला जिसका आदि आते हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कमल नयन जैसे हमने शब्द लिया, तो ये कमल नयन कर्मधारय समास के अंतर्गत भी आ सकता है और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी। किस प्रकार दोनों में अंतर रखा जाए? कमल नयन समस्त पद का विग्रह कमल के समान नयन यदि लिखा जाता है तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। और कमल नयन का विग्रह यदि लिखा जाए कमल के समान नयन है जिसके अर्थात कृष्ण, तो यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ है बच्चों कि आप जिस समस्त पद का विग्रह कर रहे हैं और जिस रूप में विग्रह कर रहे हैं उसी के समास का नाम लिखेंगे। अगर आपने लिखा कमल के समान नयन और इसका समास का नाम लिख दिया बहुव्रीहि, तो यह गलत होगा। इसी प्रकार कमल के समान नयन है जिसके अर्थात कृष्ण का आपने विग्रह किया और यदि कर्मधारय समास इसके साथ लिख दिया तो भी यह स्थिति गलत मानी जाएगी। इसलिए ध्यान यह रखना है कि जिस विग्रह रूप को आप विग्रह के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं उसी के समास का नाम लिखेंगे। आइए देखिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास है। अब यही नीलकंठ समस्त पद अगर हम विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार मृगलोचन, मृग के समान लोचन, कर्मधारय समास है। और मृग जैसे लोचन है जिसके अर्थात स्त्री विशेष, ऐसी स्थिति होने पर बहुव्रीहि समास आएगा। आइए देखते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। द्विगु समास हमने पढ़ा था कि क्या पहचान है द्विगु की? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध करा रहा है, उसे द्विगु समास कहते हैं। और बहुव्रीहि जहां न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, अपितु किसी अन्य पद की, किसी तीसरे अन्य पद की विशेषता होगी, वो प्रधान होगा और विग्रह के अंत में वाला जिसका आदि आते हो वो बहुव्रीहि है। तो द्विगु और बहुव्रीहि में जब आपको अंतर करना है, तिरंगा तीन रंगों का समाहार, अब तीन ती आने के कारण ये द्विगु समास के अंतर्गत भी आता है, संख्यावाची है, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे यहाँ पर तीन रंगों का समाहार, द्विगु समास। फिर तिरंगा यदि दिया जाए समस्त पद के रूप में और आप इसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह रूप होगा तीन रंगों वाला, अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज, बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार एक अन्य समस्त पद देखते हैं, त्रिफला। त्रि अर्थात तीन, तीन फलों का समाहार यदि हम लिखते हैं तो द्विगु समास है। तीन हैं फल जिसमें अर्थात औषधि विशेष, तो यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। फिर चार पाई, चार पैरों का समाहार, द्विगु समास। और चार हैं पाए जिसके अर्थात चार पाई, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ भी ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि आप जिसका विग्रह कर रहे हैं, जिस रूप में विग्रह कर रहे हैं, उसी समास का नाम लिखेंगे। यदि आपने विग्रह किया तीन रंगों का समाहार
और लिख दिया बहुव्रीहि समास, तो ये स्थिति गलत होगी। और इसी प्रकार 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज आप द्विगु समास लिखेंगे तो भी वह स्थिति गलत होगी। तो जिसका विग्रह कर रहे हैं उसी समास का आप नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार ये विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं।